हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम CUET PG ज़ूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखेंगे। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट आउट फर्स्टली। उससे आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स गेट अहेड। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन रेड ब्लड सेल इज। तो ये क्वेश्चन भी बायोकेमिस्ट्री से ही है, बायो एनर्जेटिक्स से। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल में वो क्या होता है। सो अगेन पॉज द वीडियो, रीड ऑल द आंसर्स एंड नोट डाउन योर आंसर, देन चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। बच्चों, जो आपका RBC होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो किस टाइप का रेस्पिरेशन करेंगे? वो करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, वंस वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस का? देखो, वेदर इट इज़ अ एनारोबिक प्रोसेस और इट इज़ अ एरोबिक प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम होगा। दैट विल बी पायरुविक एसिड। अगर हमसे बाकी कोई और प्रोसेस का पूछते तो हम अलग बताते, क्रैब्स साइकिल एंड स्टफ का। बट यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का पूछा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दोनों केसेस में सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो होगा पायरुविक एसिड। सो हेंस द आंसर इज पायरुविक एसिड। चेक द 16th क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द क्रैब्स साइकिल। ठीक है, तो ये भी जो है वो बायोकेम से ही है। तो इसमें बोल रहे हैं असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स एसिमेट्रिकली इन क्रैब्स साइकिल इज। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है एंड देन फिर सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके अपना आंसर लिखना है। पॉज द वीडियो। तो देखो, इसमें ये बोल रहे हैं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो कि एसिमेट्रिकली रिएक्ट करता है क्रैब साइकिल में, वो कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपको इसके लिए डेफिनेटली क्रैब साइकिल अच्छे से आनी चाहिए, उसका डीप से पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोसेसेस होती हैं। इसका करेक्ट आंसर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ द सिट्रेट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रोसेसेस हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आज नहीं तो कल वो आपके ज़रूर काम आएंगी। सो नेक्स्ट इज़ that is during synthesis of ATP in mitochondria. Again this is from biochem sites. ठीक है, तो इसमें जो है वो बोल रहे हैं कि ATP की जब सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिर फॉस्फेट ग्रुप को कौन ट्रांसफ़र करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये पूछ रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप को कौन देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस। सारे ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए एंड देन फिर से चेक करिए कि आंसर सही है कि नहीं है। देखो, ऐसा होता है कि अगर ATP की फॉर्मेशन करनी है तो अपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि ये कैसे कहाँ से बनता है। ये ATP को तोड़ता है और प्लस ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है ना। तो इसी की रिवर्स प्रोसेस भी होगी ATP की सिंथेसिस में। अगर हम किसी और सब्सटेंस को फॉस्फेट ग्रुप देना चाहते हैं तो हम उसमें ATP का फॉस्फेट ग्रुप यूज़ करते हैं। बट अगर ATP की सिंथेसिस हो रही है तो फिर हम ऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हैंस इसका जो लास्ट आंसर है इट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। काइनेसिस जो है वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को हेल्प कराने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूछा है कि कौन फॉस्फेट ग्रुप देता है। नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी बात करें तो ATP काइनेसिस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हम देखो ATP बना रहे हैं तो ATP से ही क्यों हम फॉस्फेट ग्रुप लेंगे ना, तो ये भी फॉल्स हो गया है। फिर वही बोल रहे हैं कि अनदर ATP विच इज़ वेरी रिएक्टिव, दिस इज़ नॉट इवन द केस इज़ कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अपना फॉस्फर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द विटामिन्स पार्ट, दिस इज़ फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। सो लुक एट द क्वेश्चन, दैट इज़ आपने इसमें क्या करना है, मैच करना है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, read thoroughly all the question and all the options, then check your answer. तो देखो, इसमें हमारे जो vitamins दे रखे हैं, now explaining the answer. So that is the K, D, B1 and A. Diseases जो हैं वो beriberi, hemorrhagic disease of newborn, night blindness and rickets है। तो वेरी फेयर। अब देखो, हमें बहुत इजीली दिख रहा है कि जो D है उसका आंसर क्या होना चाहिए, रिकेट्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ चले गए। A का आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जनरली आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता है तो 1-2 को मार्क कर लो एंड देन फिर चेक एलिमिनेट करो अदर ऑप्शंस को। ठीक है, तो मैंने D का बोला कि D का 3 होना चाहिए, तो दैट मीन्स जो A है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन कटा एंड ये वाला भी ऑप्शन कट गया, तब 2 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि जो B ऑप्शन है उसका 4th होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो है वो सेकेंड है, सो दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, ये भी हमने काटा और लास्ट वाला आंसर जो है
वो करेक्ट हो गया है, सो हमारा आंसर नंबर ये हो गया। अब वैसे भी जो के है वो हीमोरेगिक डिजीज़ के लिए होगा, एंड जो हमारा विटामिन B1 है वो बेरी बेरी कराता है। तो दिस इज़ वेरी फेयर थिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको मैचेस अनदर टाइप के क्वेश्चंस दिखाने के लिए मैंने चूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंसुलिन रिसेप्टर्स किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? जी प्रोटीन, ट्राइमेरिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सो आपने अपनी वीडियो पॉज करनी है एंड देन फिर अपना आंसर चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो इंसुलिन जो है वो जनरली आपके जी प्रोटीन नहीं होते हैं, ट्राइमेरिक भी नहीं होते, वो आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? इंट्रिंसिक। आपने अच्छे से इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ के रखना है। आपको ये पता चल गया ना कि क्या क्या चीज़ें आती है, तो बस इन सारी चीज़ों को देख के जाना है। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन आपका हार्मोन है, देन अगेन दिस इज फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट। जो पहला वाला क्वेश्चन था इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद सेल बायोलॉजी, बट लाइक इंसुलिन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि इंसुलिन क्या प्रमोट करता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसकी बातें चल रही हैं। तो read all the options and then write down your answer, then please check whether your answer is correct or not. तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड से शुगर का लेवल कम कर देता है ना। तो दैट इज़ कि वो ग्लूकोज जेनेसिस कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? ग्लूकोजेनेसिस कर रहा है। ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस कर रहा है। तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन जो हैं ये, इन सब का भी आपको डेफिनेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए, हो सके तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तो आप प्रोसेस भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट इज द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी एंड फ्रॉम द रिप्रोडक्शन बैकग्राउंड विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने सारे ऑप्शंस देखने हैं, वीडियो पॉज करनी है एंड देन फिर चेक करने की वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। तो देखो इसका डेफिनेटली आधे से ज़्यादा बच्चों ने करेक्ट आंसर किया होगा। दैट इज़ द लेडिक सेल जो है वो आपके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक अदर जो ऑप्शंस हैं लाइक मेलानोसाइट जो है वो नहीं करता है, ठीक है, वो मेलानिन का करता है। एंड जो पेनक्रियास है वो तो डेफिनेटली नहीं करता हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं निभाते हैं। प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी आइसोटाइप रिलीज ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज। सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो कौन सी होती है? सो पॉज द वीडियो, इम्यूनोलॉजी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो चेक आउट योर आंसर्स लेटली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स कर लिए होंगे। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर जो है वो IgM है, ठीक है। IgM जो है वो सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आती है, एंड देन फिर वो अपनी जो अदर लाइक अकॉर्डिंगली जो है वो अदर अपनी एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती है। सबसे ज़्यादा ब्लड में जो है वो IgG पाई जाती है, बट IgM सबसे पहले वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। दैट इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ वर्चुअली इम्परमेबल टू वाटर इज़। ऐसा कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो कि इम्परमेबल होता है वाटर के लिए? अगेन किडनी इज़ लाइक किडनी, हार्ट, brain are very important topics from the animal physiology, also the reproduction, so as well as the hormones. So make sure that you read all of these topics at least for once. So pause the video and then check whether your answer is correct or not. सो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर लाइक जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा आई रिक्वेस्ट यू टू चेक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट रीड दिस टॉपिक फॉर वंस, चाहे तुम एक नॉर्मल 12th क्लास के लेवल पे पढ़ के जाओ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। दैट इज़ जो असेंडिंग लिम्ब होती है हेनली रूप की, वो आपका जो है वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, वो और वाटर का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं करती है। तो द आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। I request you again to check these processes again. Nephron, heart, these questions are very important. Next is 2-amino-3-hydroxypropanoic acid is the chemical name for which of the following amino acid? This question is from biochemistry, from the I think amino acid and protein background again. प्रोटीन से भी क्वेश्चंस आते हैं, एज यू कैन सी आई हैव नॉट मैंशनड वेरी मच ऑफ क्वेश्चंस, बट आई थिंक you will get somewhat idea about what kind of questions come and how much you need to have the
knowledge of the question, the type of the topic, we will get the knowledge that what kind of questions come, what is the topic, how much in depth you need to learn the things. Okay, this is the only thing is in my head while making this video, to make sure that you get somewhat exposure towards the question quality of this exam, so that you can answer them very 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 nicely during the examination. So make sure that you get the idea what kind of questions are coming and how much in deep you need to know about them. So don't get demotivated if you're not capable of doing them right now, because nobody knows what kind of question will come in the exam. So this is just an overview. These questions are taken from the past year question papers. So make sure that you get idea about the question and how you are supposed to deal the question, because at the end of the moment many times happens कि आप आंसर जो है वो गलत टिक कर देते हो, या फिर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको अभी भी दिख रही होंगी कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. कई बार आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ रहे होगे, कई बार आप ऑप्शन अच्छे से नहीं देख रहे होगे, कई बार आपको टॉपिक नहीं आता होगा. सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ यू रिक्वेस्ट मी कि मैं आपको लास्ट टिप बताऊँ कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम डे पे काम कर पाओ अच्छे से. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक द वीडियो, लाइक आई विल मेक दैट वीडियो डेफिनेटली. आई विल मेक श्योर दैट आई मेक दैट वीडियो वेरी वेरी सून. ओके, सो गोइंग अहेड, आपने इसमें बताना है कि जो ये केमिकल फार्मूला दे रखा है, मतलब जो नेम दे रखा है, ये किसका साइंटिफिक नेम है अमंग दीज ऑल. सो पॉज द वीडियो एंड चेक आउट योर आंसर. ये जो है नेम वो सीरीन का है. इवन इफ इन केस यू डू नॉट नो अबाउट कि इन सब के लाइक सारे अमाइनो एसिड्स के केमिकल नेम्स क्या होते हैं, सो यू कैन यूज़ द बेसिक नॉलेज. दैट इज़ कि देखो, जो वेलिन, ग्लाइसिन एंड एलिनिन होते हैं, these all are non-polar amino acids. जो है नॉन पोलर होते हैं, whereas serine is a polar amino acid. इसके पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं. एंड एज इन द क्वेश्चन इट इज़ रिटन कि 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट बिकम्स प्रिटी क्लियर कि ये जो है वो क्या है, आपका सीरीन ही होगा. ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है. सो यू गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं. एज वेल एज जो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लाइक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी ग्रुप इसे पोलर बनाने के लिए भी इसमें प्रेजेंट होता है. दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर सपोज टू बी डन. आपने बस देखना है, द बेसिक आइडिया यू नीड टू हैव कि भाई जो 2 अमाइनो एसिड और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कौन से आपके सारे अमाइनो एसिड्स में से प्रेजेंट हैं. जस्ट बेसिक नॉलेज. इस क्वेश्चन के लिए आपको इस सारे अमाइनो एसिड्स के केमिकल नेम जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड पोलर है, नॉन पोलर है, किसके पास एक्स्ट्रा कौन सा ग्रुप है, कि अगर आर्जिनिन सबसे ज़्यादा बेसिक है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक क्यों है. दिस काइंड ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव. क्वेश्चंस आपको ये चीज़ बता रहे हैं. सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द एनिमल डाइवर्सिटी अगेन. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपने सबको मैच करना है. ठीक है, सो पॉज द वीडियो. जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आप कैसे कर सकते हो. ट्राई टू डू दैट इन दैट पैटर्न. सो आई एम टेलिंग यू द आंसर. तो देखो, जो फाइलम है कॉर्डेटा, ये सबको पता है. क्लास जो है वो क्या हो जाएगी, एम्फीबिया हो जाएगी. अब नाउ चेक करो कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ए जो है उसका आंसर क्या है, 3 हो. तो देखो, इसमें नहीं, फर्स्ट में, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में है एंड फोर्थ में भी नहीं है. तो देखो यहाँ से ऑलरेडी चीज़ क्लियर हो गई है. बी का 4 हो गया है. फैमिली जो है वो डेफिनेटली क्या होगी, उसके पीछे से IDE आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फैमिली का सेकंड हो जाता है, उसका फर्स्ट हो जाता है. अब ये अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो भी आपने क्या किया, फर्स्ट चीज़ देखी कि फाइलम जो है वो कॉर्डेटा होता है, क्लास जो है वो एम्फीबिया होती है. इतनी सिंपल नॉलेज से आपका एक क्वेश्चन हो गया और आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट आ गया. बस इतनी नॉलेज चाहिए आपको. वही मैं कह रही हूँ ना कि क्वेश्चन डील करना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ट्यूनिकेट मीन्स रेफरेंस टू द यूरोकॉर्डेटा टेस्ट और ट्यूनिक विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ. जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वो उनके पास एक कवरिंग होती है, ट्यूनिक, वेरी वेरी हार्ड कवरिंग ट्यूनिक. ये किसकी बनी होती है. सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन योर आंसर, देन चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो देखो, जो ट्यूनिक होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन द डाइवर्सिटी. यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैम sometimes, and sometimes like in match or these stuffs you can just use your basic knowledge कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हो जाते हैं वो क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो इनकरेक्टली मैच्ड है. ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ फ्रॉम द इकोलॉजी बैकग्राउंड, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
कि आपको ये जो इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ये टर्म्स हैं, अच्छे से आने चाहिए। पॉज द वीडियो देन चेक वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखो जो लास्ट ऑप्शन है वहीं से शुरू करते हैं, फ्री लिविंग पैरामीशियम, विच इज़ करेक्ट। पैरामीशियम फ्री लिविंग होता है। तो हमसे पूछा कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा तो पैरासाइटिज्म शो करता ही है, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सेलिज्म बैलेंटिडियम। तो देखो बैलेंटिडियम जो है वो कॉमन सेलिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ से फॉल्स हो रहा है। सो दैट मीन्स हमें मिल गया हमारा आंसर, दैट इज़ बी जो है वो करेक्ट है। और लास्ट आता है सिम्बाइसिस ऑफ ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो हमारे गट में सिम्बाइसिस की प्रोसेस शो करते हैं। अगेन दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने अभी जो है, जिन बच्चों को नहीं पता कि पैरासाइटिज्म कॉमन सेलिज्म क्या होते हैं, तो आपने चेक करना है कि ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होती हैं, क्या फिनोमिना है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्हें शो करते हैं। इफ़ यू डू हैव अ नॉलेज यू विल बी इन अ बेनिफिट एरिया। चलो, तो ये जो है इकोलॉजी का क्वेश्चन है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिप्रोडक्शन एरिया। तो इसमें ये पूछ रहे हैं मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन है वो कौन इनिशिएट करता है। सो डेफिनेटली जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता वो तुक्का लगा लो। एंड एटलीस्ट इसका आंसर जो मैं आपको बताऊंगी उसे नोट डाउन कर लेना, एक कॉपी बना के रखो कि जो स्टैटिक चीज़ें जैसे कि ट्यूनिक में जो है वो सेल्यूलोज से बनी है, वो सब चीज़ें अभी आप लिख लो। व्हाट इफ इन केस यही क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे बिकॉज वी डोंट नो कि क्या क्वेश्चन आएंगे, बट एटलीस्ट इफ़ इन केस आ गया तो इसलिए आप अपनी कॉपी में लिख लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पक्का रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मेक श्योर करो कि आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट जो आंसर स्टैटिक है उन्हें आप नोट डाउन कर लो, वरना जो आपको जैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जिन बच्चों को आता होगा उन्हें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट आंसर। जो ZP3 है वो आपकी मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट करता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एक्रोसोम क्या होता है, ये किससे बनता है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेक दिस आउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन एनिमल फिजियोलॉजी से है फ्रॉम द मसल एरिया। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज़ द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन। पॉज द वीडियो, रीड ऑल द ऑप्शंस, देन चेक वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। तो देखो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कंट्रैक्शन यूनिट जो है मसल्स में कौन सी होती है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टू एडजेसेंट जेट्स लाइन जो है वो कंट्रैक्शन यूनिट्स की तरह बिहेव करती हैं ऑफ द मायोफिब्रिल। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ समवट फ्रॉम सेल बायोलॉजी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या रोल होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन यहाँ पे नोट डाउन करो चीज़। अच्छा, तो देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए। तो जिन बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है वो आप लोग जाके देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का उसमें क्या रोल होता है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज दे प्रोवाइड अ साइट फॉर ATP हाइड्रोलिसिस टू फैसिलिटेट मूवमेंट, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली, प्रिसाइज केस। दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। यही सेम बात इन्होंने यहाँ पे भी रिपीट कर दी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगेन नॉट द केस। जनरली क्या होता है, ये एक हाइड्रोफिलिक रूट बना देते हैं इन द क्रॉस मेम्ब्रेन सच दैट कि आपके जो प्रोटीन्स हैं वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएँ। सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। ये लो रेजिस्टेंस भी नहीं प्रोवाइड कराने वाली चीज़ नहीं करते, जनरली मेक अ हाइड्रोफिलिक रूट, जिसकी वजह से लाइक हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है ना। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, वो एक हाइड्रोफिलिक रूट बना देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली पास हो पाएँ। जिन बच्चों ने अभी तक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस सीरीज़ का नहीं देखा है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दोज आउट। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं थोड़े और MCQs पोस्ट करूं जब तक का CUET का एग्ज़ाम नहीं होता है, सो ऑल्सो प्लीज़ कमेंट डाउन।
मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक लास्ट टिप भी बनाऊँ, मतलब लास्ट टिप के लिए एक वीडियो बनाऊँ कि आप लोग एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को एड्रेस करें, और साथ ही साथ आपका माइंड स्टेट कैसा होना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन। इट विल हेल्प मी टू नो कि बनानी है कि नहीं बनानी है। सॉरी फॉर द डिले ऑफ वीडियोज़। So if you have liked my video, so please comment down and also say, share, subscribe my channel. Thank you.